नमस्कार। बीए भाग प्रथम की भौतिक भूगोल की इस कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया माध्यमिक महाविद्यालय चूरू। पिछले वीडियोस में हमने लाप्लास के न्यायिका सिद्धांत तथा जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर सौर परिवार और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया था। हमने देखा था कि लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना और जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना द्वारा क्या हम पृथ्वी और सौर परिवार की उत्पत्ति को समझ सकते हैं क्या। दोनों ही सिद्धांतों द्वारा प्रारंभिक दौर पर तो सहमति प्रतीत हुई कि हाँ, सिद्धांत सही हैं, लेकिन विभिन्न बिंदुओं की आलोचनाओं के आधार पर उन सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया। न सिर्फ ये दोनों सिद्धांत, लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना या जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत, वरन ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा दी गई, बफन की परिकल्पना, रसल की युग्म तारक परिकल्पना, हॉयल और लिटलटन की नवतारक परिकल्पना, क्वीफर परिकल्पना या ऑटो स्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना या क्वीफर की आदिग्रही परिकल्पनाएं, ये सभी सिद्धांत, ये जितने भी मत आए थे 20वीं सदी के मध्य तक आते आते विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इन सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि 20वीं सदी के मध्य में हमारे समक्ष कुछ ऐसे तथ्य आए थे जो न सिर्फ इन सिद्धांतों को खारिज कर रहे थे, वरन हमें सोचने पर विवश कर रहे थे कि हमारा सौर परिवार वस्तुतः बिल्कुल एक अलग तरीके से निर्मित और विकसित हुआ है। इनमें दो सबसे प्रमुख तथ्य थे। नंबर एक, अब तक ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा थी कि ब्रह्मांड स्थिर, लेकिन हॉयल तथा लिटलटन ने, फ्रेड हॉयल ने, हरमन्स बॉन्डी ने और थॉमस गोल्डी, इन विद्वानों ने अपने अपने तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड का निरंतर फैलाव हो रहा है, ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है और जो ये नया पदार्थ है वो विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच व्यवस्थित हो रहा है। जिस प्रकार, एक उदाहरण के रूप में हॉयल ने कहा कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद गुब्बारा फूट जाता है, तो हॉयल ने उसे दार्शनिक अंदाज में कहा कि गुब्बारा फूटा नहीं, वरन गुब्बारे के अंदर जो हवा थी उसका अनंत विस्तार हो गया। बाद में बेल्जियम के विद्वान लिमित्रे ने अपनी विकासवादी संकल्पना में इसी धारणा की पुष्टि की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विभिन्न अंतरिक्ष आयोजनों के दौरान हमारे वैज्ञानिकों को कुछ एक ऐसे महीन धूसर पदार्थ के बारे में पता चला जिसे बाद में प्रारंभिक पदार्थ या प्रारंभिक आद्य पदार्थ या प्रीमोर्डियल एलिमेंट की संज्ञा दी गई। वस्तुतः क्वेसी स्टेलर रेडियो सोर्सेस के नवीन प्रमाणों ने इसकी पुष्टि की कि निश्चित रूप से ब्रह्मांड में एक प्रारंभिक पदार्थ या प्रारंभिक आद्य पदार्थ मौजूद है और यही आद्य पदार्थ वस्तुतः इस पूरे सौर परिवार या ब्रह्मांड की रचना का मूल है। इन तथ्यों पर निरंतर विचार और विमर्श होते रहे। बाद में बेल्जियम के प्रसिद्ध विद्वान लिमित्रे ने हॉयल लिटलटन के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे नाम दिया गया ब्रह्मांड का विस्तारवादी सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ
यूनिवर्स, जिससे अंततः एक ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ। हॉयल या बॉन्डी के अनुसार या थॉमस गोल्ड के अनुसार लेमेत्र का ये प्रबल मानना था, या लेमेत्र की ये धारणा प्रबल थी कि निश्चित रूप से ब्रह्मांड का विस्तार दो कारणों पर आधारित है। ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जा रहा है और विभिन्न आकाश गंगाओं के मध्य पदार्थ अवस्थित होते जा रहे हैं, और यह नवीन पदार्थ ही बेसिकली विशालकाय आद्य पदार्थ है। साथ ही लेमेत्रे ने कल्पना की कि आरंभ में ब्रह्मांड में कुल पदार्थ का एक अत्यंत सघन अतितप्त विशालकाय पिंड मौजूद था, जो कि आद्य पदार्थ कहलाते हैं। इसकी बाद में क्वेस्टर ने खोज भी की है। इस ब्रह्मांडीय पदार्थ का तापमान और दबाव इतना अधिक था कि अणुओं का निर्माण उससे संभव नहीं था, क्योंकि वो पदार्थ बहुत अधिक संघनित था। इस पदार्थ में किसी कारण से 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक जबरदस्त भयानक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वह संघनित पदार्थ अनंत दूरी तक छिटक कर बिखर गया, और इसके जो कण अत्यंत तीव्र गति के साथ सुदूर अंतरिक्ष में छितर गए। यहाँ पर रोककर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सभी सिद्धांतों में यह तथ्य कोई साबित नहीं कर पा रहा था कि वस्तुतः विभिन्न ग्रह अपनी कक्षा में इतनी दूर कैसे स्थापित हुए। तो इस सिद्धांत द्वारा ये माना गया कि तीव्र विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि वो सूक्ष्म कण सुदूर अंतरिक्ष में दूर तक फैल गए। उस विस्फोट से इतनी प्रबल ऊर्जा निसृत हुई कि 1 सेकंड के कई लाखवें हिस्से में संभवतः प्रारंभिक कणों की या सूक्ष्म कणों की रचना हुई। यदि हम इसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अधिकांश धार्मिक मतावलंबी मानते हैं कि सृष्टि का जो रचना हुई है वो ऊर्जा से हुई है, तो सूर्य भी ऊर्जा का ही प्रतीक है। इस भयंकर विस्फोट में जो संघनित पदार्थ टूटा था उसके कारण सुदूर अंतरिक्ष में दूर तक बिखर गए। इससे ब्रह्मांड का ज़बरदस्त प्रसार हुआ। धीरे धीरे इन कणों का समूहन ग्रुपिंग आरंभ हुई। ये कण जो छोटे थे, बिखरे हुए थे, अब दूर तक फैल गए। साथ में छोटे कण आपस में समूहित होने लगे। साथ ही इनमें शीतलन की प्रक्रिया आरंभ हुई। शीतल होने से हल्के तत्वों के अणुओं में संयोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई, तथा जो कण गैस के कणों के रूप में थे वो मेघों के रूप में संघनित होने लगे, और धीरे धीरे ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई। जो कण गैसियस थे वो मेघ रूप में, जो कण शीतल छोटे थे शीतल होकर पिंड के रूप में संयुक्त लगे। इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की रचनाएं आरंभ हुई। आकाश गंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह, जैसा हमारी आकाश गंगाएं मिल्की वे। तो प्रारंभ में ये आकाश गंगाएं एक दूसरे के निकट थी, लेकिन जैसा कि विभिन्न विद्वानों ने विस्तारवादी संकल्पना की, ये आकाश गंगाएं विस्तार के साथ एक दूसरे से दूर होने लगी। नवीन खोजों में भी इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि ये आकाश गंगाएं अत्यंत विशाल है और निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन इनके निरंतर प्रसार के कारण ये एक दूसरे से दूर होने लगी। आकाश गंगाओं के तारों में शीतलन की क्रिया आरंभ हुई। साथ ही विभिन्न आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट होने लगा। मित्रों, क्या हुआ? आकाश गंगाएं बनी। फिर आकाश गंगाएं प्रारंभ में निकट थी, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो इनकी जो शीतल की प्रक्रिया आरंभ हुई, साथ में आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट होने लगा, जिससे जो पदार्थ बाहर निकले उन पदार्थों के आपसी समूहन से क्या हुआ? छोटे छोटे पिंड निकलने बनने लगे, और तदंतर उन्हीं पिंडों में
जब पुनः विस्फोट की क्रिया या शीतलन की क्रिया हुई तो ग्रहों से फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ। यदि हम समग्र रूप से देखें तो बिग बैंग सिद्धांत वस्तुतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, और हॉयल या लेमेत्र का सिद्धांत भी यही बताता है कि जिस रफ्तार से आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड का विस्तारवादी सिद्धांत सही है। इस सिद्धांत ने ऐसी अनेक समस्याएं जो पिछले मतों में थी उन्हें दूर किया, लेकिन कुछ ऐसी नई समस्याओं को जन्म भी दे दिया जिनकी पुष्टि ये सिद्धांत नहीं कर पा रहा। जैसे ब्रह्मांड में प्रारंभ से ही वो अत्यंत सघन और विशाल काय आद्य पदार्थ मौजूद था, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पा रही। दूसरा, 13.7 अरब वर्ष पूर्व किन प्रक्रियाओं के कारण विस्फोट हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही। छोटे पिंड बने, आकाशगंगाएं बनी, उससे ग्रह बने, उपग्रह बने, ये संपूर्ण प्रक्रिया भ्रामक प्रतीत होती है, क्योंकि समूहन से ग्रहों या ग्रहों से तदंतर उपग्रहों का निर्माण काल्पनिक प्रतीत होता है। लेकिन यदि हम समग्र रूप से देखें तो अब तक जितने सिद्धांत आए वो सब भ्रामक थे, लेकिन ब्रह्मांड का विस्तारवादी सिद्धांत सही प्रतीत होता है। अब इसमें एक लेटेस्ट चीज़ आपको जोड़ देता हूँ। 2006 में विश्व के 670 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक विशालकाय मशीन, जिसका नाम दिया गया LHC, लार्ज हेड कोलेट्रल, स्विट्जरलैंड की भूमिगत 3.2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में एक विशालकाय मशीन रखी गई। उस मशीन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की आपसी टक्कर कराई गई। उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टक्कर जिस मशीन में कराई गई उसका नाम रखा गया लार्ज हेड कोलेट्रल। उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की आपसी टक्कर से जो ऊर्जा निकली उसका सुपर कंप्यूटर पर अध्ययन किया जा रहा है। प्रारंभिक नतीजे जो मिले हैं वह भी जांच के प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वैज्ञानिकों का प्रयास है यह जानना कि जिस प्रकार अंतरिक्ष में इतने ब्रह्मांड के जो बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, विस्फोट में जो ऊर्जा निकली उससे जो पदार्थ बना, क्या हम उस पदार्थ को पृथ्वी पर विस्फोट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की आपसी टक्कर से जो ऊर्जा निकली उसका अध्ययन सुपर कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। जिस दिन हमारे पास इस पूरी प्रयोग की रचना संबंधी विभिन्न तथ्य, विभिन्न जानकारी मिलेगी, और यदि हमें प्रारंभिक आद्य पदार्थ जो अंतरिक्ष में है, जिसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हो चुकी, यदि हम उसे इस प्रयोगशाला में विकसित कर पाए तो निश्चित रूप से न सिर्फ हम सौर परिवार बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रक्रिया को न सिर्फ समझ पाएंगे, वरन पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के विभिन्न गुणों को भी समझ पाएंगे। मित्रों, ये पिछले 4-5 वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा। अब इनसे संबंधित सवाल किस तरह आ सकते हैं? निश्चित रूप से एक छोटा, एक मध्यम आकार का या एक बड़ा, 2 सवाल इस चैप्टर में से आते ही हैं। कई बार पूछ लिया जाता है जेम्स जीन की ज्वारी की परिकल्पना पर 50 शब्दों में लिखो, तो आपको बताना है कैसे एक तारा था, साथी तारा आया, सूर्य से पदार्थ निकाला, शिकार ने पदार्थ और सारा कर दिया। ऐसे ही लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना के बारे में छोटा सवाल अक्सर आता है, और ब्रह्मांड का जो बिग बैंग थ्योरी है, विकासवाद सिद्धांत, उसके बारे में सवाल आता है। तो जिस प्रकार का सवाल आए उसी अनुरूप उसका आंसर दीजिए आप। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और ये आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा
जितने भी सिद्धांत आप लोग पढ़ रहे हैं उनमें डायग्राम का बहुत विशेष महत्व है। संपूर्ण भौतिक भूगोल में भूगोल का बहुत चित्रों का महत्व है। तो आप यथासंभव चित्रों का भी उपयोग करें और जो PDF मैं ग्रुपों में शेयर कर रहा हूँ उससे अपने नोट्स बनाते चलें। धन्यवाद।